नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पूरे भारत में, अमेरिका में एक मिशन की चर्चाएं हैं, जोर शोर से हैं। निसार मिशन, जो बहुत सालों से चर्चा में था, 2014 से जिस पर काम चल रहा था, 2024 में जिसके लॉन्च होने की संभावना थी, लेकिन आखिरकार 30 जुलाई 2025 को निसार सैटेलाइट, जो कि नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर विकसित किया गया है, और भारत और अमेरिका ने मिलकर अपना एक विशिष्ट कोलैबोरेशन किया है और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। और चाइनीज स्पेस कंपनी की तरफ से जैसे रिएक्शंस आने चाहिए थे, उस तरीके के रिएक्शंस आने लगे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है निसार मिशन। इसके बारे में सभी भारतीयों को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि ये मिशन पूर्णतः सफल हो चुका है और आज लगभग 5:40 पर इस सैटेलाइट को सफलतापूर्वक भारत के रॉकेट GSLV F-16 के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। तो आज का हमारा सेशन इस मिशन के बारे में पूरी डिटेल से आपको जानकारी देने पर आधारित है। इसमें बताएंगे आपको कि ये सैटेलाइट क्यों खास है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और अमेरिका और रूस के बीच में अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है जो कोलैबोरेशन हुआ है। तो इससे क्या फायदा होने वाला है दोनों देशों को, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक खबर आपको बार बार सुनने में आ रही होगी कि ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करेगा, धरती का ऑब्जर्वेशन करेगा और धरती पर छोटी से छोटी चीज का भी ऑब्जर्वेशन करने में सक्षम होगा। यानी इसका जो रिजोल्यूशन कैपेसिटी, जो इसकी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है, वो लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास तक है। मतलब 1 सेंटीमीटर के साइकिल में भी अगर कोई चीज है तो उसको भी ये आसानी से ऑब्जर्व कर सकता है। तो ऐसा इसमें क्या खास है? मिशन का नाम है निसार। निसार में आप समझ गए होंगे कि निसार में N का मतलब नासा, I का मतलब इसरो और SAR जो कि इसकी टेक्नोलॉजी है, जिसका नाम है सिंथेटिक एपर्चर रडार। एक विशेष प्रकार का रडार है और ये रडार नासा और इसरो ने संयुक्त रूप से मिलकर इसमें विकसित करके लगाया गया है। द हिंदू की खबर है, निसार मिशन लॉन्च लाइव, GSLV F-16 सक्सेसफुली प्लेस निसार सैटेलाइट इन ऑर्बिट। यानी ये सफलतापूर्वक क्या कर दिया गया है? स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर खबरें समझना। पहले जैसा कि मैंने कहा आपको कि लगभग 2014 से ये प्रोजेक्ट चल रहा था। 2014 में एक हमारी पार्टनर वो हुआ था, समझौता हुआ था नासा और इसरो के बीच में, और जून 2024 में इसको छोड़े जाने की संभावना थी पहले। फिर 2025 में यहां पर इसके लिए संभावना व्यक्त की गई, लेकिन उसके बाद भी इसको टाल दिया गया। मिशन को तैयारियों में कुछ कमी थी और अब ये मिशन जो है घोषित कर दिया गया, मतलब सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। अच्छा, 1.5 बिलियन का लगभग इसमें क्या है, इसकी कॉस्टिंग आई है 1.5 बिलियन। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें निसार मिशन के बारे में अगर हम चर्चा करें आगे, कि आज इसरो में जब इसको लॉन्च किया गया तो इसकी, जैसा कि ये जो रॉकेट है, इस रॉकेट को आप देख रहे होंगे, इसके बारे में मैं पूरा आपको बताऊंगा। GSLV रॉकेट है भारत का, और इस रॉकेट के द्वारा 3 स्टेज होती है इसकी। GS1 बोलते हैं, GS सेकंड और GS थर्ड। GSLV जो रॉकेट है, जिसका नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये 36,000 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, जिसमें ऑर्बिट होती है HEO, हाई अर्थ ऑर्बिट, उसके लिए इसको विकसित किया गया है। ठीक है, लेकिन आप कहोगे सर ये सैटेलाइट तो मात्र 745 किलोमीटर के लगभग ऊंचाई पर छोड़ा गया है। जी हाँ, GSLV के देखिए मैं आपको बता दूं कि GSLV जो है हमारा है, इसको वास्तव में हम यूज करते हैं HEO के लिए, हाई अर्थ ऑर्बिट, और ये कितने पर होती है? 36,000 किलोमीटर। ये भारत का सबसे बड़ा रॉकेट है और सबसे भारी रॉकेट है। सबसे शक्तिशाली जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन इसके भी 3 वर्जन है, GSLV Mark 1, GSLV Mark 2 और GSLV Mark 3। तो यहां पर हमने जिस रॉकेट का उपयोग किया है, पहली बात तो वो ये है Mark 2। Mark 2 जो है, इसका हमने यूज किया है। Mark 1 का आजकल उपयोग नहीं किया जाता। शुरुआत में जब हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन नहीं था, रूस के क्रायोजेनिक इंजन जब लिए जाते थे तो GSLV Mark 1 का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल उपयोग किसका किया जाता है? Mark 2 और Mark 3। अच्छा, Mark 3 का उपयोग क्यों नहीं किया गया?
मार्क थर्ड का उपयोग करने के लिए, क्योंकि मार्क थर्ड सबसे बड़ा रॉकेट है, इसकी क्षमता है 4 टन से लेकर 10 टन तक के वजन के सैटेलाइट उठाने की। तो इसका उपयोग भारी भरकम, बहुत ज्यादा भारी भरकम सैटेलाइट्स के लिए किया जाता है। इसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा आती है। तो ये जो हमारा काम था, ये SSO सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, या फिर हम कहते हैं जिसको लो अर्थ ऑर्बिट, इसके लिए था। लगभग 500 से 700 किलोमीटर, लगभग हाईएस्ट मान लीजिए 1000 किलोमीटर। तो 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में जब सैटेलाइट स्थापित करना है तो आपको मार्क थर्ड की जरूरत नहीं थी। इसे हमने मार्क टू से क्या कर लिया गया, स्थापित कर लिया गया। एक क्वेश्चन आपके सवाल जवाब जहन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर LEO जो होती है, लो अर्थ ऑर्बिट, और SSO, इनके लिए तो PSLV का उपयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल PSLV का ही उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन PSLV की लिमिट है 1750 किलोग्राम वजन का ही सैटेलाइट ही उठा सकता है PSLV। लेकिन आप यहां पर जो सैटेलाइट छोड़ रहे थे उसका वजन है 2800 किलोग्राम, तो 2800 किलोग्राम PSLV से नहीं छोड़ा जा सकता। तो फिर किसको लेना पड़ा, GSLV मार्क टू। ठीक है, ये चीज चलो आप समझ गए होंगे। यहां से अब बात करते हैं, निसार सैटेलाइट को जब स्थापित कर दिया गया तो नासा की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया, बधाइयां दी गई भाई। ठीक है, ये देखिए मिशन जो है इसमें बहुत कुछ नासा ने बनाया, बहुत कुछ इसरो ने बनाया, लेकिन इसकी लॉन्चिंग जो हुई है वो कहां से हुई है, इंडिया के श्रीहरिकोटा से। नाम है SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। यहां से हमने इसको लॉन्च किया है। तो अमेरिका के वैज्ञानिक, अमेरिका की टीम और भारत के वैज्ञानिक सभी यहां पर क्या हुए, बैठे हुए आपको दिख जाएंगे। यानी यहां पर अमेरिका की साइंटिस्ट भी बैठे हुए थे, उनकी टीम भी थी, और भारत के साइंटिस्ट भी बैठे हुए हैं। नितिन गडकरी साहब ने भी इसमें बधाई दी है, और इसरो ने भी इसमें क्या दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को बोला है कि भाई हमने ये मिशन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। चलिए, जब इस रॉकेट को लॉन्च किया गया तो इसकी जो तीनों स्टेज हैं, तीनों स्टेज का जो फ्यूल है अलग अलग, जब इसने यूज यानी जब फ्यूल इसका यूज किया गया, फ्यूल जब जला तो तीनों स्टेज ने मिलकर लगभग 19 मिनट के आसपास का क्या लिया, टाइम लिया, और 745 किलोमीटर की हाइट पर इस सैटेलाइट को क्या कर दिया, स्थापित। यानी सैटेलाइट क्या हो चुका है, स्थापित हो चुका है। ठीक है, ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इन पर मैं डिटेल में अभी बात करूंगा। कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं कि लगभग 2392 किलोग्राम का वजन का ये क्या था, सैटेलाइट था। ठीक है, और ये जो सैटेलाइट है 3 साल से लेके 5 साल तक इसका क्या बताया जा रहा है, टाइम पीरियड बताया जा रहा है कि इतने समय तक ये काम करेगा। इसमें जो हमने सिंथेटिक एपर्चर रडार लगाया है, एक ऐसा रडार जिसको मैं अभी पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, जो वास्तव में इस सैटेलाइट की जान है। इस सैटेलाइट के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वो सिंथेटिक एपर्चर रडार पर डिपेंड है। उस सिंथेटिक एपर्चर रडार में 2 तरह के बैंड वाले रडार लगाए गए हैं, एल बैंड रडार और एस बैंड रडार, जिनमें से एल बैंड रडार को नासा ने बनाया है और एस बैंड रडार जो है वो किसने बनाया है, इसरो ने। ठीक है, ये यहां पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। चलिए अब हम बात करें GSLV मार्क टू, मैंने आपको बता दिया। देखिए एक एक करके समझिए सारी चीज को, मैं अब आपको पूरा डिटेल में एक बार समझा देता हूं। समझौता कब हुआ, 2014 में। ठीक है साहब, 2024 में हमने कहा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको छोड़ेंगे ध्रुवीय कक्षा में, लेकिन नहीं लॉन्च हो पाया, और अब 30 जुलाई 2025 को इसे लॉन्च कर दिया गया है। मिशन का टाइम पीरियड 5 साल है। ठीक है, जो हाइट सेलेक्ट की गई थी वो लगभग 741 किलोमीटर से लेकर 745 किलोमीटर कि इस हाइट पर इसको क्या किया जाना है, छोड़ा जाना है। ठीक है, यहां पर 747 का भी डेटा दिया हुआ है इसरो की साइट पर, लेकिन इसे 745 किलोमीटर पर क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। ठीक है, अब ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट जैसे मान लो ये अर्थ है, अब ये पृथ्वी के चारों ओर क्या करेगा, परिक्रमा करेगा। परिक्रमा करेगा तो ये लगभग 12 दिन में पूरी पृथ्वी यानी पूरे विश्व की परिक्रमा करेगा। 12 दिन में पूरी पृथ्वी का अवलोकन करेगा। हर 12 दिन में पृथ्वी का पूरी तरीके से क्या करेगा, मानचित्रण कर लेगा। तो फिर आपको पृथ्वी के बारे में सारी सूचनाएं हर 12 दिन में मिल जाएंगी। ठीक है साहब, ये आपको ऑर्बिट दिख रही होंगी। ये 35,800 किलोमीटर वाली जो ऑर्बिट है वो ये है। ये सबसे बड़ी ऑर्बिट होती है जिसमें सैटेलाइट, संचार उपग्रह वगैरह स्थापित किए जाते हैं। अभी जो हमने सैटेलाइट स्थापित किया है वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में किया है। ये पोलर ऑर्बिट भी कहलाती है। पोलर ऑर्बिट का मतलब है कि इसमें सैटेलाइट ध्रुवों के चारों ओर चक्कर लगाता है। किसमें, ध्रुवों के चारों ओर। ठीक है, चलिए नासा द्वारा डेटा स्टोर करने के लिए एल बैंड रडार,
जीपीएस, एक उच्च क्षमता वाला सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर और एक पेलोड डेटा सब सिस्टम इसमें प्रदान किया गया है। इसरो के द्वारा एस बैंड रडार, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी, जिससे इसको छोड़ा गया, ये सब व्यवस्थाएं किसने की हैं? इसरो ने की है। समझिए बात। एल बैंड रडार जो है और उससे संबंधित जो एक्सेसरीज है वो सब कुछ नासा ने दिया है, और एस बैंड रडार और खुद का लॉन्च व्हीकल, लॉन्च साइट, ये सब किसने उपलब्ध कराई हैं? इसरो ने। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं ये नासा की चीजें, एल बैंड एसएआर से रिलेटेड जो भी चीजें वो सब इसमें आ गई। हाई डेटा रेट टेलीकॉम, जीपीएस सिस्टम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नासा यानी अमेरिका का है और वो सबसे बेस्ट काम कर रहा है, तो वो सब कुछ जीपीएस रिसीवर वगैरह सब इन्हीं के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। हाई कैपेसिटी सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर जो है वो भी नासा ने दिया है। स्पेस क्राफ्ट बनाया है किसने? इसरो ने, जिसके अंदर ये सारी चीजें रखी जाएंगी। लॉन्च व्हीकल हमने दिया है, एस बैंड एसएआर इलेक्ट्रॉनिक्स रडार हमने दिया है। ठीक है, अब ये आप इस सैटेलाइट को देखो, आप ये सैटेलाइट का पूरा स्ट्रक्चर है। इस सैटेलाइट में ये सोलर पैनल भी लगे हुए हैं। इस वाले डायग्राम को देखना, इसमें जो सोलर एरे लगे हुए हैं ये भी भारत यानी इसरो ने बनाए हैं। और ऊपर का जो ये स्ट्रक्चर है ये इसमें बड़ा खास है, ये सिंथेटिक एपर्चर रडार। इसका मतलब क्या है? इसका देखिए एक फिक्स डायमीटर है, ये बहुत ज्यादा मतलब आप अगर बाकी के एंटीनाज की तुलना करें तो उनकी तुलना में ये काफी बड़ा है, लेकिन पृथ्वी पर जो एंटीना होते हैं उनकी तुलना में काफी छोटा है। लेकिन इस रडार की खास बात यह है कि ये ड्वेल फ्रीक्वेंसी में काम करेगा, एस बैंड और एल बैंड। एस बैंड और एल बैंड में दोनों में जब एक साथ काम करेगा तो ये किसी भी जब पृथ्वी के भाग का ऑब्जर्वेशन करेगा तो ये बहुत बड़े क्षेत्र को ऐसे दिखाएगा कि ये बहुत बड़े एंटीना के रूप में काम कर रहा है। यानी जितना इस एंटीना का साइज है ना, उससे ज्यादा एपर्चर करता है। ये एपर्चर का मतलब हो गया कि उससे बहुत ज्यादा बड़े आकार में ये क्या करेगा, खुद को पेश करेगा, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करेगा और ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट करेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें छोटी से छोटी चीज का ऑब्जर्वेशन भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर ये डिटेल में आप देख सकते हैं इसका फोटो। चलिए अब यहां पर आपको बता दें कि ये एस बैंड और एल बैंड क्या है। तो ये 7 विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, जिनमें से जो ये माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव इनको छोटे छोटे बैंड्स में तोड़ा जाता है। देखिए ये फ्रीक्वेंसी का बढ़ता हुआ क्रम होता है, और माइक्रोवेव रेडियो तरंगों से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव जो है, माइक्रोवेव इनके दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं और इनके बहुत सारे बैंड होते हैं। वो बैंड मैं आपको एक बार दिखा दूं, बहुत सारे ये वाले बैंड, जैसे कि पी एल एस सी एक्स ओ के का, ये फ्रीक्वेंसी का बढ़ता क्रम है फ्रीक्वेंसी का। तो यहां पर ए एल बैंड हो गया, ये एस बैंड हो गया। तो एल बैंड यानी 15 से 30 ये वेवलेंथ है और 1 से 2 गीगाहर्ट्ज, और एस बैंड की 7.5 से 15 सेंटीमीटर में क्या है वेवलेंथ, और 2 गीगाहर्ट्ज से 4 गीगाहर्ट्ज क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये जो एस बैंड यानी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का जो रडार है इस क्षेत्र में काम करेगा, वो तो इसरो ने बनाया है। और ये एल बैंड रडार जो है वो किसने बनाए हैं? ये नासा के द्वारा डेवलप किए गए हैं। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए यहां पर समझिए कि 2 अलग अलग रडार फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हुए निसार अंतरिक्ष में पृथ्वी को व्यवस्थित रूप से स्कैन करने वाला अपनी तरह का पहला रडार होगा। यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर 2 रडार एक साथ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और पृथ्वी का अवलोकन कर रहे हैं। ये दुनिया में पहला प्रयोग है, दुनिया में पहला प्रयोग है, इसलिए ये क्या है, यूनिक है। अब ये देखो काम कैसे करेगा, समझो। जैसे कि ये सैटेलाइट घूम रहा है, ये सैटेलाइट क्या करते हैं, पृथ्वी पर माइक्रोवेव भेजते हैं, लेकिन माइक्रोवेव ये अपर्चर के रूप में भेजेंगे। जनरली क्या होता है कि तरंगें आती हैं, टकराकर जाती हैं, तो एक पर्टिकुलर जगह का अवलोकन करती हैं। लेकिन ये जब सैटेलाइट यहां पर ऐसे चल रहा होगा, गति कर रहा होगा, और यहां पर मान लीजिए कोई चीज है, ठीक है, एयरक्राफ्ट और कोई सैटेलाइट वगैरह कुछ भी है, तो उसमें इसका जो स्वाथ होता है वो काफी यानी हमेशा विजिबल रहता है, क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र को क्या करेगा, कवर करेगा, चलते हुए, गतिमान होते हुए भी। तो पूरा का पूरा पार्ट ऑल टाइम ये चीज क्या होती रहेंगी, दिखती रहेंगी, यानी हर चीज का अवलोकन ऑल टाइम होता रहेगा। ये इसकी खास बात है सिंथेटिक एपर्चर रडार की। सिंथेटिक एपर्चर रडार दिन हो चाहे रात हो, चाहे किसी भी प्रकार का खराब मौसम हो, बादल, धुआं, हल्की वर्षा, कुछ भी हो, सब में कार्य करने में आसानी से सक्षम होता है। ठीक,
हमारे ग्रह की सतह पर होने वाले 1 सेंटीमीटर से कम तक के परिवर्तनों को भी ये माप सकता है। यानी छोटे से छोटा कोई भी चीज होगी उसका भी ये क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन कर लेगा, चाहे भले वो 1 सेंटीमीटर के आसपास का क्या हो, एरिया हो। ठीक है। एस बैंड रडार की फ्रीक्वेंसी में आपको बता चुका हूं 2 से 4 गीगाहर्ट्ज। इस तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के कारण ये आसानी से क्षीण नहीं होते, क्षीण मतलब टूटते नहीं है। ठीक है। और ये निकट एवं दूर के मौसम अवलोकन के लिए उपयोगी बन जाते हैं। ये इस एस बैंड रडार की खास बात है। लगभग 39 फीट का ये क्या है, रिफ्लेक्टर है, और ये लगभग गोल्ड यानी सोने की परत जैसा क्या है, बनाया गया है। ये इसकी स्ट्रक्चर को बताया जा रहा है। ठीक है। ये रिफ्लेक्टर का उपयोग उपकरण संरचना पर ऊपर की ओर फीड द्वारा उत्सर्जित और प्राप्त रडार सिग्नल पर केंद्रित करने के लिए किया जाता है। मतलब ये रिफ्लेक्टर जो है ये सिग्नल भेजने और सिग्नल को वापस रिसीव करने के लिए ये रिफ्लेक्टर क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है। अब आ जाइए आप कि जो निसार है, निसार इसमें बादलों से रिलेटेड जितनी भी, जैसे मान लो बादल घने बादल हैं, तो उस समय क्या होता है, कई बार रडार की तरंगें और ये सब चीजें काम नहीं कर पाती हैं। लेकिन निसार में हाई फ्रीक्वेंसी बैंड एस और एल दोनों साथ काम करेंगे तो बादलों का किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट इसमें नहीं होगा। ठीक है। यहां पर बैंड फ्रीक्वेंसी को सारा मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए यहां पर कि इसके मेनली यूज कहां किए जाने हैं वो समझना। अर्थ साइंस में इसका उपयोग होगा। अर्थ साइंस में इसका उपयोग करने का मतलब है कि पृथ्वी की सतह पर क्या परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे भूकंप कहां आना है, ज्वालामुखी कहां होने हैं, पृथ्वी की इस जो सिचुएशन है वो किस तरीके से बदल रही है, प्राकृतिक खतरे कौन कौन से, यानी जो नेचुरल डिसास्टर होता है या किसी प्रकार का कोई खतरा है उसके बारे में, इकोलॉजी जो हमारा सिस्टम है, इकोसिस्टम, उसकी जानकारी, इन सबको इस निसार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पृथ्वी का जो पूरी पृथ्वी प्रणाली प्रक्रियाएं जो चल रही हैं उन सभी के बारे में भी ये जानकारी उपलब्ध कराएगा। फिर इसके बाद आप आ जाइए डिसास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। जैसे मान लो किसी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बन रही है, सूखा की स्थिति बन रही है, तो ये निसार जो है वो पहले से ही इसको क्या करेगा, बताएगा। और जैसा कि मैंने कहा भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी हैं उनकी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको ऑलरेडी पहले उपलब्ध करा देगा। कृषि के क्षेत्र में आप फसलों का क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, फसलों की ग्रोथ कैसी चल रही है, मृदा में नमी है या नहीं है, ठीक है, भूमि में क्या बदलाव आ रहे हैं जमीन के अंदर, कृषि मैनेजमेंट, फॉरेस्ट बायोमास, सॉइल मॉइस्चर, ये सब चीजें ये है इससे पता लगेंगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, यानी आप क्या कर सकते हैं, मिशन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग और प्रबंधन हेतु डेटा मुहैया कराएंगे, जैसे कि तेल रिसाव की स्थिति, शहरीकरण एवं वनों की कटाई की निगरानी। आप जैसे फॉरेस्ट का मैनेजमेंट देखना है, वनों का प्रबंधन देखना है, वनों में लगने वाली आग है, वनों में कहां पर डेंसिटी ज्यादा है, कहां डेंसिटी कम है, ये सारा का सारा डेटा ये उपलब्ध आपको कराने वाला है। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो समुद्रों में जल स्तर का बढ़ना, ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियरों की वर्तमान में स्थिति कैसी होती जा रही है, कहां पर ग्लेशियर ज्यादा पिघल रहे हैं, कहां कम हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन का इंपैक्ट ज्यादा कहां पर है, ये सारी जितनी भी सूचनाएं हैं निसार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। कहा जा रहा है कि यह एक ऐसा सैटेलाइट होगा जो आने वाले समय में दुनिया के लिए मिसाल कायम करेगा। और इसीलिए देखिए, क्योंकि अमेरिका और भारत ने ये कदम उठाया है तो ऑब्वियस सी बात है कि चाइना को कहीं ना कहीं इसकी टेंशन दिमाग में हुई होगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। इससे हर चीज का प्रबंधन भारत करने जा रहा है और दोनों देशों को इसका फायदा मिलेगा। तो ये था आपका निसार मिशन। प्रत्येक भारतीय को, सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाइयां, इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बधाइयां, नासा के वैज्ञानिकों को बधाइयां। और मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ, बेहतर जानकारी। धन्यवाद।